नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क दुर्घटना में एक युवक हुआ घायल, कहां राशन नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे कि कहां रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। क्षेत्र के पर्यटक ग्राम पानपुर में लोगों ने राशन नहीं मिलने के कारण चंदेरी ललितपुर अंतर्राज्यीय मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों ने सड़क पर टायर रखकर आग लगा दी और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जाम के कारण हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रोकने वाला मार्ग करीब 1 घंटे तक बंद रहा। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने लोगों को लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद जाम खुलाया। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। कानपुर देहात मूसा नगर स्थित अखंड परमधाम आश्रम में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि हर वर्ष मैं अपने कार्यक्रम में आता हूं, लेकिन 2 साल से नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कर रही है। जहां भी तालाबों में कब्जे हैं वहां पर कब्जे से हटवाने का कार्य सरकार कर रही है। जो माफियाओं द्वारा कब्जे किए गए हैं उनको तुरंत हटाया जा रहा है। गरीब अगर कब्जा किए हैं तो उसको दूसरी जगह पर घर दिया जा रहा है। आश्रम के पास के तालाब के लिए 55 लाख स्वीकृत किया गया है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। हेरहंज थाना क्षेत्र के चीरू पंचायत के समीप अनियंत्रित होकर एक बाइक पलट गई, जिससे युवक घायल हो गया। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि घायल युवक के सर और शरीर के कई अंग में आंतरिक चोट आई है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के तारा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताते चले कि गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए गए तो रेलवे फाटक के पास से एक युवक का शव देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान तारा गाँव राजेश कुमार यादव के द्वारा हंडिया कोतवाली में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हंडिया माई फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आगरा की दयालबाग स्थित तक्षशिला कॉलोनी की रहने वाली मानसी सिंह सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जब घर पहुंची तो पूरा शहर उमड़ पड़ा स्वागत सत्कार में। शुरू से ही मानसी एक मेधावी छात्रा रही। 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद उन्होंने दयालबाग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में शिक्षा हासिल की और उसके बाद अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने सैन्य अधिकारी बनने की तैयारी शुरू की। मानसी के पिता 3 बार सेना में अधिकारी बनने के प्रयास में असफल रहे और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानसी ने जी तोड़ मेहनत की, जिसका फलस्वरूप वह सेना में अधिकारी बनकर आई तो पिता का सीना गर्व से फूल उठा। आपका नाम? मेरा नाम मानसी सिंह है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और मैंने मेरी अभी पासिंग आउट परेड हुई है, तो मैंने अभी आर्मी में कमीशन हुई हूँ और मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग आगरा से ही करी है और अपनी स्कूलिंग भी आगरा से ही करी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रही हूँ। मानसी, अब आपको लेफ्टिनेंट मानसी कहना ज़्यादा सही होगा। लेफ्टिनेंट मानसी बनने में किसकी प्रेरणा रही? मेरे पिताजी की सबसे ज़्यादा प्रेरणा रही है। उनको हमेशा से चाहिए था कि उनको आर्मी ज्वाइन करनी थी, तो वो नहीं कर पाई किसी कारणवश, घर की स्थितियों के कारण से। लेकिन फिर उनको ये था कि उनका बेटा बने यूनिफॉर्म पहने, पर मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ तो मैंने सोचा मैं अपने पापा की बेटा बनूँगी और आर्मी बनूँगी। अच्छा, आपने एसएसबी क्लियर किया, अब आप मानसी से लेफ्टिनेंट मानसी हो गई हैं। इसके पीछे आपके पूरे परिवार का साथ रहा। साथ साथ पढ़ाई की अगर हम बात करें तो आपने क्या शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी? मैंने अपनी स्कूलिंग करी है सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज से, आगरा से ही, और अपनी बीटेक करी है दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। वहाँ से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग करी, जिसकी वजह से ही मैं एक टेक्निकल एंट्री के थ्रू गई हूँ। तो मेरी इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ था और मैंने वहीं से
अच्छा, आज का जो यूथ आजकल हर तरफ से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेस्ड है, या फिर सोशल मीडिया का इतना गुलाम हो चुका है, आप क्या कहेंगे यूथ के लिए अगर हम मैसेज की बात करें तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसकी बुराई आप अपने अंदर लें या उसके आदी हो जाएं। आप अच्छी चीज़ें उसमें से ग्रैस्प कर सकते हैं, आप अच्छे पेजेस फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी कैरियर है, कैरियर ओरिएंटेड पेजेस आजकल हर जगह पे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, आप करंट अफेयर्स के पेजेस को फॉलो कीजिए और उससे अच्छी चीज़ें लीजिए। ये नहीं करना है कि आप उसके आदी हो जाएं और उल्टे सीधे पेजेस फॉलो। आगरा से सीनू संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये गैंग बड़ा ही शातिराना अंदाज में देश में कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये गैंग राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए ये शातिर गैंग के 4 सदस्य, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। हथकड़ियों में जकड़े इन 4 शातिर गैंग के सदस्य अच्छों को अपने जाल में फंसाकर अपनी जेब ढीली किया करते थे। दरअसल ये शातिर गैंग के सदस्य पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से महिलाओं के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती करने हेतु उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। जैसे ही लोग इनके झांसे में आ जाते थे, ये लोग उन्हें विश्वास में लेकर उनका पर्सनल नंबर भी ले लेते थे। उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग शुरू कर देते थे। महिला की प्रोफाइल होने के चलते लोग इन पर विश्वास भी कर लेते थे, पर ये विश्वास उनके लिए कितना घातक होगा शायद वह नहीं जानते थे। धीरे धीरे करके गैंग के सदस्य संबंधित का न्यूड वीडियो बना लेते थे और उसके बाद शुरू हो जाता था इनका ब्लैकमेलिंग का धंधा, जो इनके जाल में फंस जाता था। उनसे मोटी रकम मांगने का सिलसिला जारी हो जाता था। ना देने पर न्यूड वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी जाती थी। पर अब ये शातिर गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अलग अलग इनके अकाउंट्स हैं। ये मुख्य तौर पे छोटे छोटे जो बहुत सारे जो हमारे ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारा हमें अपना KYC नहीं देना पड़ता है 10,000 रुपये तक, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग अकाउंट्स हैं मुख्य तौर पे। तो उन जगहों पर इन लोगों ने पैसे किए हैं। पैसों से जुड़े जो तथ्य वो तो पुलिस जांच कर रही है और साथ ही साथ इनका जब डिटेल्स और इनके रिकॉर्ड को खंगाला गया तब ये बात अभी जांच में सामने आई है। 1100 पुलिस को शुरू में इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा गैंग हो सकता है। बहरहाल पुलिस भरतपुर के आसपास के जुड़े जो इस तरह के गैंग हैं उन पर भी नज़र रखी है और कुछ और शिकायतें या इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे संपर्क करके अगर सामने आते हैं तो मामले में और खुलासे हो सकते हैं। अभी जो गैंग पकड़ा गया है इसमें खास बातें हैं जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि इस पूरे गैंग में जिस महिला का ये फोटो दिखाते थे या वीडियो दिखाते थे, वास्तव में वहाँ कोई महिला नहीं होती थी। वो महिला का एक वीडियो चलाते थे पहले, एक सोशल मीडिया से डाउनलोडेड वीडियो था और जो स्क्रीन था बिल्कुल इस तरीके से पहले से सेट करके रखते थे कि जब वीडियो कॉल रिसीव हो तो व्यक्ति को वो वीडियो चलता हुए दिखे और व्यक्ति भ्रम में रहे कि वो कोई व्यक्ति वास्तव में है वहाँ पर। तो इसलिए कोई महिला नहीं थी और जितने भी वीडियो देखे गए इनके मोबाइल में वो वीडियो पहले से बनाए हुए सेव पाए गए और साथ ही साथ वो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। तो व्यक्ति जब एक बार उसका शिकार हो गया उसके अगले ही 5 मिनट के बाद फिर वो उसको मैसेज भेजना शुरू कर देते थे और उससे एक्सटॉर्शन का दौर शुरू हो जाता था। तो ये पूरी एक बड़ी गैंग थी जो इस तरीके से काम कर रही थी। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, चारों आरोपी उसमें वहीं के रहने वाले हैं और वहीं स्थानीय तौर पर लगभग कई 2 सालों से लगभग इस काम में जुड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, ये चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इस तरह की ठगी की वारदातों में है। अभी 6 महीने में अगर इन्होंने 1000 कॉल किए तो पिछले 1.5 सालों में इन्होंने बहुत सारे कॉल किए होंगे। उस इलाके में इन्होंने बताया कि इनके पूरे गांव में, इनका जो गांव है उस गांव का क्या नाम है, मुड़िया गांव है, मुड़िया गांव है भरतपुर का। उस गांव में इन्होंने बताया कि हजारों लोग इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा गैंग है और इस गैंग तक पहुंचना निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन पुलिस ने चुनौती को स्वीकारा, उन तक पहुंचा और इनसे बहुत सारी जानकारी में एक घटना हुई। एक 65 वर्ष के व्यक्ति के मोबाइल पर अचानक एक कॉल आया। वो कॉल वीडियो कॉल था। उस व्यक्ति ने जैसे उस कॉल को उठाया, कुछ देर बात करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ आपत्तिजनक वीडियो आए और उस वीडियो में उस व्यक्ति की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी गई।
उसमें उसके सारे रिश्तेदारों की सूची भेजी गई कि इनको ये लिस्ट भेजी जा रही है। वो व्यक्ति उसको देखते ही काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और थोड़ी देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह के कॉल फॉर शिकायतें आती हैं, लेकिन ये घटना काफ़ी मुख्य तौर पर सनसनीखेज थी और जिस तरीके से आपराधिक गैंग द्वारा किया गया था तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। पूरी एक टीम गठित की गई, इसमें थाने की और क्राइम ब्रांच की टीम को इसमें लगाया गया। इस टीम ने, हम जानते हैं कि इस तरह के जो आपराधिक गैंग होते हैं, यह आपराधिक गैंग कई तरह की परतों के पीछे काम करते हैं। कई तरह की इनकी जो पहचान होती है वो छुपी रहती है, इनसे जुड़ी जानकारियाँ होती हैं वो गलत होती हैं और इन तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अंतर्राज्यीय गैंग पूरे देश में लोगों को इस तरह की कॉल करके ठगी का शिकार बनाते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम लगभग 1 महीने से डेडिकेटेड थी, क्राइम ब्रांच की इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई और अंततः एक लंबे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मामला हो सकता है लगे कि एक आत्महत्या का है, लेकिन सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, एक ऐसे गिरोह को पकड़ने का मामला है जिसने पूरे देश में कई 100 कॉल किए और इसकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और इसके कॉल खंगाले गए, इसके पास की जो जानकारियाँ मिली, पिछले 6 महीनों में इनके पास से 1100 से ज़्यादा 1108 IMI मिली है। यानी कि पिछले 6 महीने में इन्होंने 1100 मोबाइल का उपयोग किया अलग अलग। ये 1100 मोबाइल का उपयोग मतलब इतने लोगों को 6 महीने में इन्होंने शिकार बनाया, यानी 1000 से ज़्यादा लोगों को इस गैंग ने 6 महीने में शिकार बना दिया। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। इस तरह के ऑथराइज बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खुद उनको लगता है कि ये उनकी इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को राधा संगम कुंड पर मंदिर में सेवाए डॉक्टर परसोत्तम शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुषों ने गिरिराज जी का पंचामृत अभिषेक किया। गिरिराज जी को मनमोहक पोशाक पहनाकर नगर में ढूला निकालकर पारंपरिक पद गायन किया। भक्ति के बीच बज रही शहनाई की धुन से राधा श्याम कुंड का पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन के बेगमगंज में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस महोत्सव के अंतर्गत नगर में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम में नगर में स्थित महापुरुषों, वीरांगनाओं रानी अवंतीबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर महाराणा प्रताप, मां कर्मा देवी आदि की मूर्तियों की नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, उपाध्यक्ष सुदर्शन घोसी, सीएमओ धीरज शर्मा, पार्षदों, नपा कर्मचारियों ने साफ सफाई कर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात नगर पालिका पहुंचकर सभी सफाई कर्मचारियों का प्रशंसा पत्र और फूल माला पहनाकर स्वच्छता में दिए जा रहे उनके योगदान को सम्मानित किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी ने मीडिया के माध्यम से नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की सभी से अपील की। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 67वें उपलक्ष्य में बेगमगंज नगर पालिका ने महापुरुषों की मूर्ति की साफ सफाई की, जिसमें वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति पे, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पे और महापुरुष महाराणा प्रताप की मूर्ति पे और मां कर्माबाई देवी की मूर्ति पे साफ सफाई की और मूर्तियों को धुलवाया और सफाई कर्मचारियों को फूलमाला और प्रशस्ति पत्र से सम्मान किया, जिसमें हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी थे और समस्त पार्षदगण लोग उपस्थित रहे और सभी कर्मचारियों ने मूर्तियों की सफाई और पार्षदगणों ने सफाई की। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। रतलाम जिले के कालूखेड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में 15 वर्षीय छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका रीता मैड़ा सैलाना क्षेत्र के कलवानी सरवन की रहने वाली थी। वह JNV कालूखेड़ा में 10वीं कक्षा की छात्रा थी और हॉस्टल में ही रह रही थी। घटना 1 और 2 नवंबर की रात की है, जहां हॉस्टल में रीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जावरा शासकीय अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उसे परिजन रतलाम के निजी अस्पताल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को फिलहाल कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं परिजन भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।